हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 15 आपका बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट किया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बता दिया है आपको। तो उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री में कौन सी ब्रांच पढ़नी है और कौन सी ब्रांच नहीं पढ़नी है, इसके बारे में भी डिटेल वाइज जो है आपको बताया गया था। और उसमें भी आपको मैंने बता दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसमें भी ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक आपको पढ़ना है, ये बताया हुआ है आपको। इसलिए आप इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और अन्य चैप्टर है जिसमें कि रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है। इस चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है। फिर उसके बाद हमने जो है फर्दर इसे डिवाइड किया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं आपको, प्रोटीन्स जिनको आप जो है एमिनो एसिड्स कहेंगे, और एमिनो एसिड्स के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। फिर उसके अलावा आपको लिपिड्स पढ़ना है, इवन अन्य जो है आपके बेसिक कंपाउंड्स पढ़ना है। और ये आपको कहीं ना कहीं आपको डीएनए आरएनए इधर भी जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको वहां तक नहीं जाना है। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कहीं ना कहीं हम इसे किससे रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर आप ह्यूमन जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी आप जो है बेस बना रहे हैं, आप ह्यूमंस को आप बेस बनाते हुए चल रहे हैं। तो ये तो रही बात आपके पिछले वीडियो की। इसके अलावा अब हम जो है फर्दर जो है आपके कार्बोहाइड्रेट में आए थे। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने कल जो है आपको परिभाषा बताई थी, आपको डेफिनेशन बताई थी। अब डेफिनेशन में भी जो है दो प्रकार की डेफिनेशन जो पहले जो मानी गई थी, और उसके लिए हमने जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ था क्या, CxH2O होल Y H2Y, ये पढ़ा हुआ था। लेकिन ये जो है जब आपने क्या पढ़ा, जब आपने एसिटिक एसिड पढ़ा CH3COOH, और आपने क्या पढ़ा C6H12O5, ये दो कंपाउंड आपने पढ़े। इन दोनों कंपाउंड्स को पढ़े तब आपके ये फार्मूला फेल हो गए। आपने देखा एसिटिक एसिड तो यानी कि CH3COOH, तो ये कहां फेल हुआ कि आपने बोला कि यहाँ पर जो आपका ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसका जो है फार्मूला तो यहाँ पर ये बन जा रहा है क्या, C2H2O होल ट्वाइस, ये बन जा रहा है। लेकिन ये आपका क्या नहीं है, आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले चैप्टर में आपने जो पुराने चैप्टर से रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पर इसका काफी अच्छा यूज भी देखा है आपने। तो ये बात है। लेकिन जब आप C6H12O5 में आए तो आपने देखा कि यहाँ जो है इस फार्मूले में बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये आपका एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है क्या है, ये रेमिनोज। क्या है ये, रेमिनोज। फिर मैंने इसका नाम भी बताया था, रेमिनोज। इसके अलावा मैंने फिर बताया हुआ था कि आपके जो आपके क्या कहना चाहिए ऑर्गेनिक उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि जो आपके शरीर के अंदर बॉडी इंटर जो आपके उत्प्रेरक होते हैं उनको, जिनको क्या आप क्या कहते हैं, एंजाइम्स। जी हाँ, आप जिन्हें कहते हैं क्या, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं, हमने उनके जो आपके कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम के नाम में अंतर देखा हुआ था। अगर से एस आ जाए किसी के अंतिम में तो आपका वो हो जाता है एंजाइम, और जबकि अगर से ओज आ जाए किसी के अंतिम में तो वो हो जाता है आपका क्या बताया हुआ था मैंने, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बता दिया था मैंने। इसके अलावा भी जो अन्य जो चीजें होती है, इसके अलावा फिर हम चले थे कायरल का एटम पर। कहां चले थे, कायरल एटम पर। और इसकी भी जो बात किए थे हमने, तो वहां पर भी हमने बताया था कि ये अगर से sp3 हाइब्रिडाइज्ड का एटम है और इससे जुड़े हुए ऑल अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट, अरेंजमेंट्स इन स्पेस आर डिफरेंट।
इसे अगली भाषा में कह सकते हैं आप क्या, ओरिएंटेशन का भिन्न भिन्न होना, ओरिएंटेड डिफरेंट ओरिएंटेशन इसे कह सकते हैं, और क्या डिफरेंट ओरिएंटेशन कह सकते हैं। तो ये था आपका, यहां तक आपको बता दिया गया था। और इसके अलावा जो है इनके नाम तरफ भी हम चले गए थे, लेकिन हम दोबारा से आज नाम पे दोबारा आएंगे, क्योंकि उसके पीछे का कारण भी हम अभी आपको बता दे रहे हैं क्यों आएंगे दोबारा से। तो ये रही बात, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कायरल एटम क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैंने कुछ जो है आपके ग्लूकोज या फिर कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन पर फिर जाकर के जो है मैंने कायरलिटी चेक करवाई हुई थी। तो ये रही बातें, तो ये यहाँ तक आपको बता दिया गया था। अब हम आज बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की। आज की बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। तो आते हैं हम, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला, टेस्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट ये आपके जो लेबोरेटरी टेस्ट नहीं, ये जो है आपके जो आप भोजन करते हैं जीभ के द्वारा जो टेस्ट लेते हैं, उसी तरीके से जब आप इनका सेवन करेंगे उस समय अब इनका आप कर सकते हैं सेवन, तो उस समय किस तरीके से टेस्ट देते हैं। और ये टेस्ट के आधार पर ये 2 तरीके के होते हैं। और ये जो है ये आपका जो क्लासिफिकेशन ये हो जाता है आपके बच्चों वाला क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप, एकदम डाउन द अर्थ लेवल का, मतलब कि बचपन में करते हो आप ऐसा टेस्ट, यानी ऐसी क्लासिफिकेशन आप बचपन में कर रहे हो ऐसा। ये जो है आपके 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक चल सकता है ये, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बताया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है फर्दर, एक होता है स्वीटर कार्बोहाइड्रेट्स, और सेकेंड वन आपके नॉन स्वीटर। ये 2 हो गए आपके। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जी आप उदाहरण भी तो बता दीजिए। तो इसमें तो आते हैं आपके जो ग्लूकोज हुए, फ्रक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, जो यानी जिनका टेस्ट आप टेस्ट करेंगे तो जो मीठे लगेंगे, जो स्वीट लगेंगे, वो आ जाते हैं क्या आपके काय में, आपके स्वीटर कार्बोहाइड्रेट्स में। और नॉन स्वीटर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं आप, तो यहाँ पर पे बात आ जाती है कि आप यहाँ पर पे जो स्टार्च हुआ आपके, इवन जो आपके स्टार्च के अलावा जो जैसे आलू में, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वहां पर ये नॉन स्वीटर, क्योंकि इनका टेस्ट जो है मीठा नहीं होता है, इस वजह से ये आते थे कार्बोहाइड्रेट्स की चॉइस में, लेकिन जो है इनका जो है नॉन स्वीटर कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में अभी जो इनकी कार्बोहाइड्रेट पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये भी क्वेश्चन एक आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो लगे हाथ मैं यहीं पर बता दूं आपको क्या है कार्बोहाइड्रेट, आप उसका सेवन क्यों करते हैं या फिर उन्हें पढ़ते क्यों है वो तो बात अलग है, लेकिन उनका सेवन क्यों किया जाता है और वो हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, ये चीज बता दूं आपको। आपको अगर से इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए और अचानक एनर्जी चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, तो आपको जब भी आपको चक्कर आता है या फिर थोड़ा सा थकावट सी महसूस होती है या फिर आपको कमजोरी फील होती है, तो आपको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज पाउडर दिया जाता है। ग्लूकोज कह दिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की बात आ गई। तो आपको इंस्टेंट एनर्जी, जब भी आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, और ये इसलिए इंस्टेंट एनर्जी देते हैं क्योंकि आपके इनमें बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो काफी ज्यादा लूज होते हैं, और जो आपके संतुलित भोजन में संतुलित आहार में आने वाले कंपाउंड से, या फिर जो आपके जितने भी आप एड्स में पढ़ते हैं, एड्स में एक है टॉपिक आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार एक टॉपिक होता है, वहां पर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल वाइज स्टडी करते हैं। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स आपके सबसे जल्दी आपके शरीर को एनर्जी देने वाले थे, क्योंकि इसके बॉन्ड जो है, जो आपके फैट्स हो गए, फैट्स कह दें, या फिर आपके प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, इनकी तुलना में ग्लूकोज के बॉन्ड थोड़े से लूज होते हैं, ये ग्लूकोज कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और इसी वजह से ये आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। इस वजह से इनका आप यूज करते हैं और आपको सबसे जल्दी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन इन्हीं का ज्यादा यूज करना आपके लिए जो है, ज्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए खतरा है। कोई भी चीज हो आप लिमिट से यूज करें, ठीक है। उस एक दोहा है ही,
अति की भली ना धूप, अति की भला ना छाव, अति की भला ना बरस डाल, अति की भली ना वो ध्यान नहीं आ रहा वो, लेकिन वो बात है यहाँ पर। फिर इसके अलावा सेकेंड ऑन, पहला हमने क्या कर ली, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अब मैंने बता दिया है आपको कि मिनिमम कार्बन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 कार्बन होंगे तो ही बनेगा आपका क्या उसके पीछे का कारण है कि एक ही कार्बन होगा तो वहां पर क्या आप एक तो वहां पर आपका फिर दूसरी बात होनी चाहिए क्या, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर आप एक दफा आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर यह होनी चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सिल होनी चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सिल बोल दी एक, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मिल जाएगा, लेकिन चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से कम भी 2 की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको पॉलीहाइड्रोक्सी तो मिल जाएगा, लेकिन फिर एल्डिहाइड की बात आएगी तो थोड़ी सी दिमाग लगाते हुए चले। इस वजह से मिनिमम नंबर ऑफ देख सकते हैं आप, एक के तो बता दिया, देख सकते हैं आप, एक में गए, एक तरफ आपने CHO लगा दिया, मान लिया हमने कि एक तरफ आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिए, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, लेकिन आपको पॉलीहाइड्रोक्सी बनाना है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ पे OH लगाना पड़ेगा, और OH लगाए तो यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे क्या नहीं होगा, कायरलिटी शो नहीं होगी, और कायरलिटी शो होना ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य गुण है, ये मुख्य गुण ही है, कह दीजिए कायरलिटी होना ही चाहिए। जो आपके कौन से कार्बन होते हैं, जो मुख्य चयन पर जो मध्य में स्थित जो आपके कार्बन होते हैं, जो आपके मध्य में स्थित कार्बन होते हैं, वो जो है कायरल होने ही चाहिए, तो यहाँ कायरलिटी शो नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर जी 2, आप अगर से आप बोल रहे हैं 3, हम तो 2 में करके देखते हैं ना, 2 में करके देख लेते हैं। चलो लीजिए, ये किया आपने 1, ये 2, फिर यहाँ पर आपने किया ये OH H, अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आपको 2 ही चीजें लगा, आप 3 ही चीजें लगा सकते हैं। यहाँ एक तो कार्बन लगाएंगे, कार्बन के साथ आपको एक तो आपका ये वाला ग्रुप होना चाहिए क्या, आप एल्डिहाइड ग्रुप, नहीं तो फिर एक होना चाहिए क्या, आप अब यहाँ से कार्बन, सॉरी इसके पहले आपने क्या लगाया था, मैंने भूल ही गया था, यहाँ तो एक ही कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन हो गए थे, या एक कार्बन आपने ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये 3 ही, वो भी यहाँ पर भी 3 ही हुए। अब यहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए, एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन ग्रुप होना ही चाहिए, आपको पता है, एक एल्डिहाइड नहीं तो फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज लाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दूसरा कार्बन तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, और नहीं लाए तो फिर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसे ही दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पे जैसे आपने लगाया क्या, तो 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन में भी आपको दिख रहा है, लेकिन आपने जैसे यहाँ तीसरा कार्बन लगाया तो यहाँ पे फिर आपकी जो है क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 3 कार्बन, इस वजह से मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होते, क्योंकि 1 होगा तो ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं रह पाएगी, 2 होगा तो भी ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं हो पाएगी, और 3 में ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो जा रही है, और कायरलिटी शो हो जा रही है। क्या शो हो जा रही है, कायरलिटी। मुख्य कारण है उसके पीछे का कायरलिटी। तो कायरलिटी के वजह से मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 3, और 3 हुए तो आपको बताया ही गया है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायोज। अब यहाँ पर ट्रायोज, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा जब आप जाएंगे है, इसके बाद आप टेट्राओज में जाएंगे, टेट्राओज, यहां से धीरे धीरे आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगेगा। ये बनाया आपने CH2OH कि यहां से अब आपके दिमाग में आने लगेगा कि ये यहां से चलो ठीक है आप थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने टेट्राओज बनाए तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही साइड होने चाहिए कि दोनों अलग अलग साइड होने चाहिए, और होने भी एक ही साइड होने चाहिए, तो किस और होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो ये 3 आपके क्या बन जाते हैं, आपके 3 बातें यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो इसके ये होगा टेट्राओज। अगर से आप पेंटाओज, मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं और आप जो है यहाँ पे नाम भी डिफरेंट होता जा रहा है। तो ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पर, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, ये है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो कि आपके मुख्य, जो आपके पूरे चैप्टर में जो मुख्यतः आपके कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ
यानी हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी क्या, थर्ड स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये है आपका मुख्यतः आपके चैप्टर में जिसका वर्णन किया गया है, जिसको डिटेल वाइज आपके चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो ये है, अब ये भी फर्दर 3 प्रकार से डिवाइडेबल हो जाता है, फर्दर 3 स्टेप में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट ये होते हैं मोनोसैकेराइड, एक तो मोनोसैकेराइड्स होंगे। अब मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। उसके अलावा जैसे मोनोसैकेराइड वाला आपका टॉपिक खत्म होगा, हम इसी का अगला जो आपका टर्म है या फिर अगले जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हो जाता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड थर्ड वन, डाई के बाद आपका पॉलीसैकेराइड्स है। तो ये 3 है, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो, पॉली और सॉरी मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये रही बात। तो अब आप इसका क्या ले सकते हैं, आप यहां से अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरीके से आपको, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो यहां पर से आपने देखा कि किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब इसके बाद हम आप जो है स्क्रीनशॉट थोड़ा लेते रहेंगे। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड में, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, किस प्रकार से जो है मोनोसैकेराइड्स प्राप्त, मोनोसैकेराइड्स होते क्या है हमें, और जो है आपके हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें मोनोसैकेराइड्स कैसे प्राप्त होते हैं, फिर डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं हम उसकी बात करेंगे, फिर ट्राइसैकेराइड्स की बात, ट्राई नहीं आपके पॉलीसैकेराइड्स, और कहां से कहां तक कि किनको हम डाइसैकेराइड्स कहेंगे और किसको हम पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे, इनके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें भी हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और इसमें हम जो कि स्लाइड पर बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड्स होते क्या है, वे जो आपके सैकेराइड्स यहाँ पर शब्द आ गए, तो आप ये नहीं समझे कि ये कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक टर्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर एक ही तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपके हाइड्रोलिसिस पर एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड्स, अब इसके कुछ उदाहरण जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज इसी को कहते हैं आप, डेक्सट्रोज भी इसी को कहते हैं आप, डेक्सट्रोज। इवन आपका फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज इसी को कहते हैं लेवुलोज, लेवुलोज। या फिर आप बात कर दे सुक्रोज। तो ये सब जो है आपके क्या है ये, और ये मुख्यतः ये 3 उदाहरण आपके वेल नोन, वेल फेमस आपके मोनोसैकेराइड्स है, और ये हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोनोसैकेराइड्स है। अब यहाँ पे आपने बताया तो सर कि हाइड्रोलिसिस पर आपको एक ही तरीके के कार्बोहाइड्रेट है सर, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि आपने कहा क्या। पहली बात तो हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हमने आपने बताया है कि हाइड्रोलिसिस होती क्या है, तो एडिशन ऑफ, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, is the chemical process of addition of reaction, addition of water। हिंदी में बोला जाए तो रासायनिक रूप से जल को किसी भी मिश्रण में ऐड करना आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। क्या कहलाता है, जल अपघटन। जल तो आते हैं जैसे आप सुक्रोज, सुक्रोज का जो कि केमिकल फार्मूला पढ़ते हैं C12H22O11। अब यहां पर आपने जल का अणु जोड़ दिया, ये जोड़े, तो यहां पर भी इनको जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, C6H12O6। इसके 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे, C6H12O6। ये हो गए। और यहां पर ये
जो आपके अणुसूत्र है इनके अणुसूत्र जो है एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे अणुसूत्र एक जैसे हैं, इसी वजह से आपका ये एक ही तरीके के कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहे हैं, एक ही तरीके के सैकराइड्स दे रहे हैं, इस वजह से ये क्या कहला जाएंगे आपका मोनोसैकराइड्स। आप मान लिया कि आप ओरिएंटेशन देखेंगे इसका, आप इसके एलोबरेट करके जब आप इसका जो संरचना सूत्र है इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको संरचना में डिफरेंस दिखाई देगा, और ये इसका नाम जो है ये एक सुक्रोज मिलेगा आपको, सॉरी सुक्रोज से तो बनाया आपने, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनके जब आपने देखे केमिकल फार्मूले सेम होने की वजह से ये जो है आपके क्या कहला जाएंगे, मोनोसैकराइड्स, क्योंकि केमिकल फार्मूले यहाँ पर ऐसे दो कंपाउंड्स में टूट रहे हैं जो कि केमिकल रूप से सेम दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न होगी, लेकिन यहाँ पर ये इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, तो इस वजह से ये क्या कहला जाएगा आपका मोनोसैकराइड्स। अब बात करते हैं डायसैकराइड्स की, बात करते हैं डायसैकराइड्स की। तो डायसैकराइड्स यहाँ पे वे सैकराइड्स जो कि जल विघटन पर, मतलब कि एनहाइड्रेशन। अब एनहाइड्रेशन क्या होता है, तो एनहाइड्रेशन इज द प्रोसेस of losing of water molecule। मतलब कि जल के अणु को खोना आपका एनहाइड्रेशन कहलाता है। तो ये बात रही, जब दो समान या भिन्न मोनोसैकराइड्स मिलते हैं और उनका कैसे एनहाइड्रेशन होता है, वहां पर कैसे एनहाइड्रेशन की प्रोसेस दिखाई देती है हमें, और तो उसके बाद हमें कोई कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो उसे हम उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, डायसैकराइड्स। अब यहाँ पर जो आपके उदाहरण है उनमें से कुछ उदाहरण जो कि है माल्टोज, एरिब्लोज, अब कभी कभी सुक्रोज को भी इसी में ले लिया जाता है, सुक्रोज। तो ये कुछ उदाहरण है आपके किसके, तो आप बोलेंगे आपके डायसैकराइड्स के। तो हम बात करते हैं सुक्रोज को यहाँ पर लिया क्यों जाता है। पिछले इसमें हमने क्या लिखा था, हाइड्रोलिसिस करने पर हमें दो अलग अलग जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो गए थे, दो अलग अलग सैकराइड्स प्राप्त, अलग अलग दोनों एक ही थे, उनकी केमिकली रूप से देखा जाए तो एक थे, लेकिन तो अलग अलग हमें क्या प्राप्त हो गए थे, मोनोसैकराइड्स प्राप्त। लेकिन यही मोनोसैकराइड्स जो है जो कि क्या, सुक्रोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज, आपने क्या देखा, C6H12O6 लिखा, इन दोनों को मिलाए तो यहाँ पर आपका एक जल का अणु बाहर निकल गया और क्या बन जाता है, C12H22O11 प्राप्त हो जाता है, जो कि केमिकल फार्मूला है आपके काय का, तो आप कहेंगे सुक्रोज का। और आपको बता दिया जाए कि जो ये ग्लूकोज है, ये आपकी पेवर तक जो आप घर में खाने की जो यूज करने वाली शक्कर है उसको आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज। वो क्या होती है, ग्लूकोज है। जो आप घर में जो शक्कर खाते हैं वो होती है आपकी ग्लूकोज, और जो आपके फल में जो आप मीठापन जो आपको प्राप्त होता है वो होता है फ्रक्टोज। जो आपको फल में मीठापन प्राप्त होता है वो होता है आपका फ्रक्टोज। और सुक्रोज जो है आपके शरीर के अंदर जो आपने खाया वहां पर थोड़ा सा मीठापन दिखाई देगा। तो नहीं, ये सुक्रोज जो है आपके पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधों के जो आंतरिक भाग जो कहना चाहिए वो खुद के शरीर के अंदर उनके जो एंजाइम्स की वजह से जो उनका क्या कहना चाहिए, उनके शरीर अंदर जो शर्करा बनती है वो होती है सुक्रोज। अब आपके शरीर के अंदर बनने वाली शर्करा होती है, यानी जो ह्यूमंस के शरीर के अंदर वो होती है माल्टोज, ये भी आपकी डायसैकराइड्स है। इसके अलावा आपका आ जाता है स्टार्च,
स्टार्च, ये भी डायसैकेराइड्स है। तो ये रही बात। तो ये भी, और माल्टोज और जो है सुक्रोज, जैसे आपका हमने माल्टोज का तो नाम कह लिया था। हमने जैसे देखा था कि ग्लूकोज और सुक्रोज का केमिकल फार्मूला, अब उसको एलोबरेट करके हम बाद में देखेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा केमिकल फार्मूला तो उनका सेम मिला। वैसे ही आपका माल्टोज और सुक्रोज के केमिकल फार्मूले सेम होते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप काय का सुक्रोज का, तो यही जो है केमिकल फार्मूला हो जाता है आपके माल्टोज का भी। स्टार्च का निकालना चाहेंगे तो स्टार्च तो आपके क्या है, यहाँ पे स्टार्च में जो है नंबर ऑफ कार्बन्स जो है आपके मल्टीपल टाइम्स ऑफ आपके जो है, यानी कि यहाँ पे आपके 12 टाइम्स होते हैं, 12 टाइम्स ऑफ इसका जो बनाते हैं मोनोसैकेराइड्स के 12 टाइम्स होते हैं। इस वजह से जो है थोड़ी सी यहाँ पे आप लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डायसैकेराइड्स में क्या लेंगे, कितने कम 2 से 10 के बीच में अगर से मोनोसैकेराइड्स बन रहे हैं तो आपके क्या हो रहे हैं डायसैकेराइड्स। याद रखेंगे 2 से 10 के बीच में बन रहे हैं तो डायसैकेराइड्स 2 से 10 के बीच में, और जो आपके इसमें 12 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, इस वजह से ये हो जाता है स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स आ जाता है। लेकिन यहीं पर पे लैक्टोज हो गए, लैक्टोज जो कि आपके दूध में पाई जाने वाली दूध की शर्करा जो कि होती है लैक्टोज, इसका भी केमिकल फार्मूला लैक्टोज का भी आपका यही होता है। इसके अलावा जो आपके बस इतने ही आपके इसमें 4 जो है आपके इसमें दिए गए हैं, क्या क्या, माल्टोज, एरिग्लोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब आपके लिए क्वेश्चन लैक्टिक एसिड का आप केमिकल फार्मूला लिख करके बताएंगे लैक्टिक एसिड का। अब यहां पर आते हैं हम नेक्स्ट अगले को जो आपकी है पॉलीसैकेराइड्स पर, पॉलीसैकेराइड्स की। तो इसके जो 3 उदाहरण है पॉलीसैकेराइड्स मतलब कि वे सैकेराइड्स जो कि जिनमें जब आप मोनोसैकेराइड्स को आप जोड़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स को आप एडिशन करवाएंगे तो जिनमें 11 या उससे अधिक, 11 या उससे अधिक, 11 या उससे अधिक अगर से मोनोसैकेराइड्स जुड़ रहे हैं और उनमें एनहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पे आपको उसकी वजह से यहाँ यदि से क्या कार्बोहाइड्रेट्स कोई और नहीं प्राप्त हो रहा है तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स। और ये याद रखेंगे कि इसकी जो नॉर्मल सी, अगर मान लीजिए आपने ग्लूकोज के एन अणु, ग्लूकोज के एन अणुओं को आपने एडिशन करवाया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, तो यहां पर आपका स्टार्च बनेगा और n-1 H2O के अणु बाहर निकलेंगे। कितने अणु निकलेंगे तो n-1, इसे यहां पर ना लिखते हुए मैं यहां पर लिख देता हूं N-C12H22O11 और प्लस n-1 H2O, ये आपका बन जाएगा। और ये क्या है तो आपका यहाँ पर जो ये बना है ये आपका स्टार्च होगा। क्या होगा, स्टार्च। तो यहां इसके कुछ उदाहरण है जो कि है स्टार्च, ग्लाइकोजन जी है, सेल्यूलोज, तो ये कुछ उदाहरण है। तो ये रहे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है यहाँ पर आपके क्लासिफिकेशन खत्म होता है। आप जो है इनके ओरिएंटेशन और जो है इनके किस तरीके से कब ये जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर कब यहाँ पर आपका आपको किस तरीके से इनका कहाँ पर OH ग्रुप जोड़ना है और कहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है, इसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।